देवरानी जी, आखिर सासू माँ पर कौन सा जादू कर दिया। जीजी, मेरी शादी के बाद पहली बार होली पड़ रही है, आइएगा ज़रूर। बरखा ने अपनी जेठानी नीसा से खुशामद करते हुए कहा। बरखा, वैसे तो मेरी बिल्कुल भी वहाँ आने का मन नहीं करता, क्योंकि सासू माँ की बेफिजूल की बातों से चिढ़ होती है। लेकिन अगर तुम इतना ज़िद कर रही हो तो 2-4 दिन के लिए आने की कोशिश करती हूँ, निशा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। जीजी, प्लीज़ कोशिश नहीं, आइएगा ज़रूर। और हाँ, मम्मी जी अब बिल्कुल बदल गई हैं, बरखा ने फिर से मनुहार करते हुए कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे जेठ जी से कहकर फ़्लाइट के टिकट बुक करवाती हूँ और अपनी तैयारी शुरू करती हूँ। लेकिन मम्मी जी बदल गई, मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सूरज अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन मम्मी जी का बदलना असंभव है। निशा ने बरखा की ज़िद को देखकर अपनी सहमति प्रदान करते हुए कहा और उसको थोड़ा ताज्जुब भी लगा सास के स्वभाव बदलने के बारे में सुनकर। खैर, ये सुनकर तो बरखा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि उसकी बहन समान जेठानी जी आ रही हैं। बरखा जब शादी करके इस घर में आई थी तो जेठानी निशा के रूप में बड़ी बहन मिल गई थी। निशा हर समय बरखा का बहुत ख्याल रखती, लेकिन सास जावित्री को ये बहनापन बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे तो अपने स्वभाव से बिल्कुल पक्की साफ थी। घर में बहुएं खुश कैसे रह जाएंगे, उनकी बर्दाश्त के बाहर होता और शास्त्र के अनुसार टोका टाकी करना तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। निशा भी जब शादी करके आई तो उसके भी पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती, कभी काम को लेकर तो कभी मायके में मिले सामान को लेकर, तो कभी मायके से मिले संस्कारों को लेकर उनकी तानाशाही चलती ही रहती। निशा थोड़े दिन तो उसके साथ रहे, लेकिन बहुत जल्द ही अपने पति गौरव से ज़िद करके उसके साथ चली गई। जबकि जावित्री इतनी जल्दी उसको गौरव के साथ भेजना नहीं चाहती थी। गौरव भी अपनी मम्मी के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित था, तो उसने खाने पीने की समस्या को बताकर ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चला गया। जावित्री के तो तन बदन में आग लग गई, क्योंकि उसने सोचा था कि वे निशा को घर की बिल्कुल नौकरानी बनाकर रखेगी, क्योंकि निशा को घर में शादी करके लाते ही उसने अपनी झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन मांजने वाली दोनों ही काम वालियों को हटा दिया था। लेकिन उसका दौर गौरव के आगे कुछ भी नहीं चला, क्योंकि निशा तो अपने सीधे और सरल स्वभाव के कारण कुछ भी पलट कर जवाब नहीं देती थी। लेकिन गौरव से थोड़ा मजबूरी में ही सही दब जाती थी। जावित्री के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा गौरव, फिर बेटी पलक और फिर एक बेटा
शिवांग, लेकिन उनसे पलक की शादी गौरव से पहले ही कर दी थी। धीरे धीरे शिवांग की शादी की उम्र हो चली थी तो जावित्री ने एक अच्छी सी लड़की बरखा को देखकर उसकी शादी भी कर दी। लेकिन आदमी अपने स्वभाव से मजबूर होता है। वे अब बरखा के ऊपर भी तरह तरह के ताने कसती, लेकिन इस बार जब निशा होली पर आई तो उसने देखा कि सासू माँ का स्वभाव तो बिल्कुल ही बदला हुआ है। वे तो अब एकदम शांत रहने लगी। बरखा, ऐसा कौन सा जादू तुमने सासू माँ पर फूंक दिया कि वे तो सचमुच बिल्कुल ही बदल गई हैं। निशा को तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब लग रहा था। जीजी, ये एक राज की बात है, कहिए तो बताऊं। बरखा ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। नेकी और पूछ पूछ, ज़रा मैं भी तो सुनूं कि आखिर क्या राज है। निशा अपना कान बरखा के मुंह के पास लेकर बोली थी। जी मम्मी जी, हम लोगों को और हम लोगों के मायके वालों को कुछ समझती ही नहीं थी। आप चली गईं तब भी आपको मेरे साथ साथ उल्टी सीधी सुनाती, बस अपनी बेटिया की प्रशंसा के पुल बांधा करती। इतना कहकर बरखा कुछ दिनों पहले लौट गई। पता नहीं हमारी दोनों बहुओं के माँ बाप ने क्या सिखाकर भेजा है। कोई काम ढंग से नहीं करती। आलस तो इन लोगों के शरीर में कूट कूट कर भरा है। एक हमने अपनी बिटिया की शादी की है, दिन भर पूरे घर का काम करती है, वे भी पूरी सुंदरता के साथ। और तो और इन दोनों के माँ बाप ने हम लोगों को जालसाजी करके फंसा लिया। हमारे पढ़े लिखे नौकरी पेशा लड़कों को बिल्कुल मुफ्त में जमाई बना लिया। दान दहेज भी बिल्कुल नाम मात्रा को ही दिया और पैसे के नाम पर ठेंगा दिखा दिया। और खातिरदारी भी ऐसी की कि अगल बगल के लोग आज तक ताना मारते हैं। एक हम लोगों ने शादी की थी अपनी बिटिया की। मेहमानों लोगों ने उस शादी की तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे। क्या तो गहने दिए थे, क्या दान दहेज दिया था, क्या तो खातिरदारी की थी। सचमुच देखने लायक शादी थी। जावित्री आहाकार में फुती हुई कहती। निशा तो सीधी साधी थी, लेकिन बरखा ना गलत बर्दाश्त करती थी और ना सुनती थी। ठीक है मम्मी जी, आपने दीदी को सचमुच बहुत सुंदर बनाया है और उसकी शादी में लेन देन भी बहुत अच्छा किया है। इसीलिए मैं एक बार दीदी की सास से बात कर लूँ, फिर हमारे भी मम्मी पापा सब कुछ वैसे ही करेंगे और मैं भी उन्हीं की तरह पूरी सुंदर बनने की कोशिश करूँगी। बरखा ने मोबाइल हाथ में उठाकर नंबर मिलाते हुए कहा। अब तो जावित्री एकदम से घबरा उठी, क्योंकि पलक की सास जेठानी तो हमेशा ही पलक के बिल्कुल भी काम ना करने पर ताना कसती रहती थीं और पलक की शादी में भी अपनी मजबूरी का रोना रोकर कुछ भी नहीं दिया था। अब तो जावित्री ने एकदम से बरखा के हाथ से मोबाइल ले लिया, क्योंकि उसको ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि बरखा कुछ ऐसा कदम
उठा सकती है। वे तो बरखा को भी निशा समझने की भूल कर रही थी, लेकिन बरखा ने फिर से झपट कर अपने हाथ में मोबाइल ले लिया। हेलो आंटी जी, चरण स्पष्ट बरखा ने पलक की सास को अभिवादन करते हुए कहा। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हैं आप? बरखा शब्द में नम्रता लाते हुए बोली, हम लोग बढ़िया हैं। और आप लोग कैसे हो आंटी जी? हम लोग भी बढ़िया हैं। जावित्री सामने से बरखा को चुप रहने का इशारा करने लगी और हाथ भी जोड़ने लगी। और कोई ख़ास बात बरखा बेटा? नहीं आंटी जी, इधर कई दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी ना, तो मम्मी जी आपको याद कर रही थीं। ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। ठीक है बेटा। बरखा ने जावित्री का चेहरा देखते हुए मोबाइल वापस रख दिया। अब तो बरखा के हाथ हुक्म का इक्का मिल गया कि सासू माँ सिर्फ अपनी बेटी और अपनी वाहवाही हाँकती हैं, बाकी तो ढोल में पोल है। बस उसी दिन से जावित्री के मुंह को ताला लग गया और बरखा ने सचमुच चैन की सांस ली। अच्छा तो ये बात है, तू तो सचमुच बहुत बड़ी वाली बाजीगर निकली। वही तो मैं कहूँ कि मम्मी जी आग के गोले से बर्फ़ का गोला कैसे बन गई? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हम तो बस हम ही हैं। और इतना बरखा ने ये बात इस अंदाज में कही तो दोनों ही देवरानी जेठानी खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।